हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो पिछले क्लास में हमने फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कवर किया था और आज हम देखेंगे फेमा को यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे जैसे कि पिछले क्लास में भी हमने किया था। आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है फेरा का, अगर आपको देखना है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कुछ सजेशन हो, अपनी फीडबैक पहुंचाना चाहते हो मेरी तरफ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तभी मैं अपनी कुछ भी अगर कमी होगी तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने फेरा को देख लिया था, सारे बातों को हमने देख लिया है फेरा रिलेटेड। तो चलिए आज हम फेमा को देखेंगे। फेमा को कवर करेंगे। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा जो एक्ट थी वो कब ऑफिशियली आई थी फोर्स में? 1 जून 2000 में। बट इसे पास कब करवाया गया था? इसे पास करवाया गया था 1999 में। फेमा को कब लाया गया, मतलब इसको कब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसे 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसको रिप्लेस कर? फेरा को रिप्लेस कर। फेरा को रिप्लेस कर कौन आया? फेमा। इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब है, मतलब ऑफिशियली कब ये इन्फोर्समेंट में आया? 1 जून 2000 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। किस नाम से इसे हम जानते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या इसकी ऑब्जेक्टिव है? तो फेमा क्या था? एक स्ट्रिक्ट एक्ट था, इसीलिए फेरा को हटाकर फेमा को लाया गया था। तो फेरा जो था उसे हटाकर यानी कि रेगुलेशन को हटाकर, फेरा मतलब रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो रेगुलेशन वर्ड है इसे हटाकर मैनेजमेंट की बात कही गई है, मैनेजमेंट को लाने की बात कही गई है। क्योंकि फेरा क्या था? रेगुलेट करता था, एक स्ट्रिक्ट एक्ट था और इस एक्ट को नहीं मानने वाले पर्सन को क्या माना जाता था? क्रिमिनल ऑफेंडर माना जाता था। फेमा इसकी जगह पे उससे फ्लेक्सिबल था। तो फेरा को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1974 में, याद रखिएगा। और फेरा 1974 और फेमा को 1999। तो फेरा क्या था? फेरा एक कंजर्विंग प्रिजर्विंग एक्ट था, बट जो फेमा था वो क्या था? मैनेजमेंट एक्ट था, जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने की बात कहता था। तो चलिए अब हम देखेंगे कि फेमा की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो फेमा की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या आती है? तो फेमा को ओरिजिनली क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया की जो इकोनॉमी थी इसे डीरेगुलराइज करने के लिए और लिबराइज करने के लिए, जिसे कि ग्लोबलाइज मार्केट से 1991 की जो ग्लोबलाइज मार्केट थी लिबराइज थी। मतलब हमें क्या देखनी है? एलपीजी पॉलिसी। 1991 की एलपीजी पॉलिसी जो थी उसको मीट करने के लिए, उसके साथ इकोनॉमी को मीट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट को भी क्या थी? थोड़ी लिबरल होने की नीड थी, इसीलिए इसे लाया गया था। क्योंकि फेरा उसके साथ कंपैटिबल नहीं था। जो न्यू एक्ट आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 की आई थी, उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं था, इसीलिए इसे लाया गया था, फेमा को लाया गया था। क्योंकि इकोनॉमी उस टाइम की लिबराइज ग्लोबलाइज होनी स्टार्ट हो गई थी और जो इंडिया की मार्केट थी वो वर्ल्ड मार्केट के साथ compete कर रही थी, इसीलिए फेरा उसे मीट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए फेमा को 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फेमा का क्या क्या काम था, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना और फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेवलपमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट की को प्रमोट करना और एक हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मेंटेनेंस करना इंडिया में। फेरा की ऑब्जेक्टिव में जो भी कमियां थी उसे ही फेमा एक्ट ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि फेमा में उसी ड्रॉबैक्स को
फेरा के रिलेटेड हटाने की कोशिश की गई थी। इसके लिए सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए गए हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में एक बात याद रखिएगा, जो इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी कि बीओपी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू फेमा। तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसमें क्या आते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड, जैसे कि क्या हो गई कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। और करेंट अकाउंट में क्या आते हैं, करेंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि क्या है, जो कि एक कंट्री की जो पर ईयर में इनफ्लो और आउटफ्लो होती है फंड की ड्यूरिंग अ ईयर, उसे ही काउंट किया जाता है। किस कारण से, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की ट्रेडिंग मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स की, सर्विसेज की और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन की ड्यूरिंग अ ईयर। इससे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इसे करेंट अकाउंट में हम काउंट करते हैं। और ये क्या शो करता है, जो करेंट अकाउंट है ये कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है एक कंट्री की ये शो करता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल क्या आते हैं, पेमेंट्स आते हैं। मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ओके, तो यही सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉग्नाइज करता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है फॉरेन एसेट्स में, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है डोमेस्टिक, मतलब अपनी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है फॉरेन करेंसी की, ये इसे शो करता है। तो ये हो गई करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब देखते हैं फेमा की कुछ हाइलाइट्स जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसी को इंक्लूड किया है। देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो फेमा किस पर एप्लीकेबल होता है, फेमा एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पर, एचयूएफ पर, और किस पर, एचयूएफ पर। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनीज पर, फर्म्स पर, एओपी पर, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड बीओआई पर, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो कंपनीज की सारी टाइप्स हैं, तो किस किस पे आती हैं, एचयूएफ पर आती हैं कंपनीज, फर्म्स, एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के लिए भी फेमा में एक न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, जैसे कि फेमा एप्लीकेबल है सिर्फ रेसिडेंट पर, जो कंट्री की रेसिडेंट है, इंडिया की रेसिडेंट है, उन पर ये अप्लाई होती है। बट फेरा में क्या था, इंडिया में स्टेटस ऑफ पर्सन किन्हें दिया जाता था, वो चाहे इंडिया के सिटीज़न हो या फिर नहीं, मतलब उन्हें कवर अप किया जाता था फेरा में, चाहे वो इंडिया में रहते हो या नहीं हो, बट वो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। बट रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब रेसिडेंट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस वो पर्सन होने चाहिए इंडिया के। बट फेमा में क्या होता है, फेमा में 182 डेज़ की रेसिडेंट की जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी पड़ती है। मतलब फेमा के नज़र से रेसिडेंट किन्हें कंसीडर किया जाएगा, किन्हें पर्सन कंसीडर किया जाएगा, जो कि इंडिया में मोर देन 182 डेज़ रहते हों, 182 डेज़ मोर जो रहते हों इंडिया में, उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा। बट फेरा में क्या था, फेरा में इंडिया से बिलोंग करने चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहते हों चाहे ना रहते हों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडर फेमा करेंसी और इंक्लूड डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। फेमा में क्या है, फेमा में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स भी करेंसी के अंदर आते हैं। फेमा में जो ऑफेंसेस होते हैं उन्हें क्या माना जाता है, सिविल ऑफेंसेस, और फेरा में क्या माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस। तो थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबल बनाया गया है, इसे सिविल ऑफेंसेस माना गया है, पहले इसे क्रिमिनल ऑफेंस की नज़र से देखा जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही हैं, वो ही फॉरेन एक्सचेंज में डील कर पाएंगे, सारे जो ट्रांजेक्शन होगी उन्हीं के थ्रू होगी। तो ऑथराइज पर्सन का क्या मतलब है, ऑथराइज पर्सन का मतलब है ऑथराइज डीलर, जो कि आरबीआई द्वारा परमिटेड होते हैं, आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं। और ये
स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस को अपने लाइसेंस रखने के लिए। आरबीआई उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करता है और बदले में आरबीआई की गाइडलाइंस उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। तो रेसिडेंट जो हैं वो फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? पोस्टल मनी ऑर्डर फॉर्म में, पोस्ट ऑफिसेस से, बाय आरबीआई, आरबीआई के थ्रू वो पोस्ट ऑफिसेस से इन फॉर्म ऑफ पोस्टल और मनी ऑर्डर के रूप में ले सकते हैं। और कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन हो, फॉरेन एक्सचेंज जो रहेगी वो इजीली अवेलेबल होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और भी हाईलाइटेड पॉइंट है, चलिए देखते हैं। एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन विद नेपाल और भूटान इन रुपीज बोथ दिस कंट्रीज रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट, दो बार मैंने लिख दिया एक्सेप्ट रुपीज, विल नॉट कम अंडर फेमा। मतलब जहाँ पे इंडिया की करेंसी चलती है, जैसे कि नेपाल और भूटान में, वहाँ पे क्या होगी, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज की, एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो फेमा के अंदर कवर अप भी नहीं करेगी। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया और करेंट अकाउंट को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। रिपेमेंट ऑफ लोन में कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। किस किस तरह से? एक ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड है फेमा में, फेमा में उसे एकदम मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। सेकेंड है वो ट्रांजेक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की में परमिशन लेनी पड़ती है। और थर्ड है जिसमें कि आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस है जो कि फेमा मना करती है, फेमा प्रोहिबिट करती है फॉरेन करेंसी की विड्रॉल से। चलिए देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है। तो कोई भी ऐसी रिमेंटेंस जो लॉटरी की विनिंग अमाउंट से आती है। सेकंड क्या है? ऐसी रिमेंटेंस जो कि रेसिंग या फिर राइडिंग से इनकम होती है वैसी। ऐसी रिमेंटेंस जहाँ पे लॉटरी टिकट बाई करने से या फिर फुटबॉल पूल्स और स्वीप स्टेक। स्वीप स्टेक का क्या मतलब है? स्वीप स्टेक मतलब घोड़े की जो रेस होती है उस पर जो बेटिंग की जाती है उसे स्वीप स्टेक कहा जाता है। और कोई भी ऐसी मैगजीन्स जो कि बैंड है, गवर्नमेंट में नज़र में कोई भी प्रिस्क्राइब्ड या कोई बैंड मैगजीन्स है तो इन पर कोई रिमेंटेंस हो तो ये क्या है? विड्रॉल में प्रोहिबिटेड किया गया है, फॉरेन करेंसी विड्रॉल में प्रोहिबिटेड किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो कमीशंस पे की जाती है एक्सपोर्ट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज इन जॉइंट वेंचर, मतलब कोई विदेश में, कोई अब्रॉड में अगर कोई जॉइंट वेंचर की गई है उसमें जो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की गई है इंडियन कंपनीज के थ्रू तो इसकी कमीशन पेमेंट के लिए एक्सपोर्ट्स में वो भी प्रोहिबिटेड की गई है। नेक्स्ट देखते हैं रिमेंटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी। कोई डिविडेंड की रिमेंटेंस पर जो कंपनी की रहती है, डिविडेंड की रिमेंटेंस पर, इस पर भी विड्रॉल की प्रोहिबिशन लगाई है। बट इसमें एक लिमिट है, एक क्लॉज है। क्या है कि अगर ये क्लॉज एप्लीकेबल तभी होगी जब कि डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं कमीशन पेमेंट ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट एक्सक्लूडिंग कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको। क्या है इसका मतलब? कि जो कमीशन पे की जाती है एक्सपोर्टेशन पे उसमें सिर्फ 10% इनवॉइस वैल्यू अलाउ है एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, जो कि कौन से रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से आती है, बाकी सब में विड्रॉल में प्रोहिबिट की गई है। समझ में आया? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या इसका मतलब कि टी और कॉफ़ी की जो एक्सपोर्टेशन होती है उस पर जो कमीशन प्रोवाइड की जाती है रुपी स्टेट्स क्रेडिट रूट्स के थ्रू, उसमें 10% अलाउ है, बाकी विड्रॉल प्रोहिबिट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट रिगार्डिंग। क्या है? पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन कॉलबैक सर्विसेज। कॉलबैक सर्विसेज जो टेलीफोन में होती हैं उनकी पेमेंट रिगार्डिंग भी प्रोहिबिट की गई है फॉरेन करेंसी विड्रॉल को लेकर फेमा में, अकॉर्डिंग टू फेमा। विजिट टू भूटान
एंड और नेपाल, मतलब नेपाल और भूटान में अगर विजिट की कर रहे हैं तो भी फॉरेन करेंसी विड्रॉल आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिट की गई है। क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे उस टाइम पे फॉरेन करेंसी जो इंडिया की करेंसी रूपी जो थी, भूटान और नेपाल दोनों में चलते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इशू ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन NRSR अकाउंट। NRSR अकाउंट मतलब नॉन रेसिडेंट स्पेसिफिकली स्कीम अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है, इस पर अगर कोई रिमेंटेंस ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, उस पर कोई इनकम अराइज होगी फंड में जो कि नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट में होगी, तो भी प्रोहिबिट की गई है फॉरेन करेंसी की विड्रॉल पर। नेक्स्ट देखते हैं, डीलिंग विद द रेसिडेंट ऑफ भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल से किसी रेसिडेंट से अगर कुछ डील करनी हो तो भी प्रोहिबिट की गई है फॉरेन करेंसी विड्रॉल को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ फॉरेन करेंसी, कौन कौन सी रूल्स है, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं रिजर्व बैंक की अप्रूवल के थ्रू, कि कौन कौन सी जनरल परमिटेड रूट है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन करेंसी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम एनी ऑथराइज डीलर बाय द पैरियर अप्रूवल रूट, जो कि गवर्नमेंट RBI जो प्रोवाइड की गई है रूट के थ्रू, अप्रूवल रूट के थ्रू, और ये सिर्फ ऑथराइज डीलर के थ्रू ही विड्रॉ कर पाएंगे फॉरेन करेंसी को। तो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। एक्सेप्ट भूटान और नेपाल प्राइवेटली विजिट एनी अदर कंट्री। तो कितनी लिमिटेशन लगाई गई है, US की $10,000 और इसी के इक्विवेलेंट एक से ज़्यादा बार जो पर्सनल विजिट होगी इन वन ईयर में। सेकंड देखते हैं, पर पर्सन डोनेशन और गिफ्ट। पर पर्सन डोनेशन और गिफ्ट में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा लिमिटेशन कितनी लगाई गई है। जो लिमिटेशन है वो $1,25,000 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। ओके, इतनी लिमिटेशन इसमें लगाई गई हैं। कॉरपोरेशन डोनेशन जो है वो 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 मिलियन विच एवर इज़ लोअर फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज़। मतलब क्या है इसका, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो 3 साल में होगी, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में होगी, फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी उसी का 1%, या फिर $5 मिलियन। तो दोनों में से अगर जो लो होगा उसी को माना जाएगा। मूविंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, इसके लिए $1,00,000 एट वन टाइम ओनली वंस, ये जो लिमिटेशन लगाई गई है। रिमेंटेंस फैसिलिटी फॉर इमिग्रेशन के लिए क्या रिमेंटेंस फैसिलिटीज़ हैं कि US की 1 लाख और द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द कंट्री ऑफ माइग्रेशन डज नॉट एक्सीड, जो कंट्री की अमाउंट डिटरमाइन की गई है वो US 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिमेंटेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव आउटसाइड इंडिया, क्लोज रिलेटिव ओनली। क्लोज रिलेटिव मतलब स्पाउस हो गए, मदर फादर हो गए, ये सब आएंगे। तो सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शंस शुड नॉट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी दूसरे देश की सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, और उनकी सैलरी को डिडक्ट किया जाएगा, इनकम टैक्स डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड और दूसरे डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बचेगा वो, या फिर दूसरे केस में US 1 लाख पर रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ट्रिप अब्रॉड। अगर अब्रॉड में बिजनेस ट्रिप करने जाएंगे तो क्या होगी, लिमिटेशन क्या लगाई गई है कि $25,000 पर ट्रिप होगी रिलेटेड स्टेट। ओके, रहने वाले जितने रहेंगे वहाँ पे जितने रहेंगे उस टाइम पीरियड को लेकर, मतलब कितनी खर्च आएगी, 25,000 पर ट्रिप। अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस, कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस अगर रहेगी तो कितनी लिमिटेशन लगाई गई है, $25,000। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट US 1 लाख $। मेंटेनेंस ऑफ ए पेशेंट गोइंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अब्रॉड में कोई अगर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे और उन पेशेंट के साथ कोई अगर साथ में जाएगा तो उनकी मेंटेनेंस के लिए कितनी दी गई है लिमिटेशन, $25,000। टू स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड में अगर स्टडी करने जा रहे हो तो कितनी लिमिटेशन है, US की $1 लाख
डॉलर पर एकेडमिक ईयर, या फिर इंस्टीट्यूट की एस्टिमेशन जो भी हाई होगी दोनों में से वो। नेक्स्ट देखते हैं, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन लिविंग टुगेदर एज एन अटेंडी फॉर मेडिकल चेकअप ऑफ ए पेशेंट और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। अब्रॉड में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जा रहा है तो उसके जो अटेंडी हैं साथ में अगर कोई जा रहे हो तो उनके लिए भी $25,000 लिमिटेशन लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट ऑफ कमीशन टू एन एजेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द सेल ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट और फ्लैट इन इंडिया। जो एजेंट है वो इंडिया के बाहर की जो कमर्शियल रेसिडेंट प्लॉट है और या फिर फ्लैट होगी इंडिया की, अगर एजेंट कहीं बाहर के होंगे और फ्लैट या फिर प्लॉट जो रहेगी वो इंडिया की रहेगी तो उसकी कमीशन पेमेंट के लिए जो हाई होगा दोनों में से $25,000 या 5,000 इनवर्ड रेमिटेंस पर ट्रांजेक्शन, दोनों में से जो हाई होगा वही लिमिटेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है कंसल्टिंग सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर ली जाएगी अब्रॉड से तो $1 मिलियन पर प्रोजेक्ट से लेकर $10 मिलियन पर प्रोजेक्ट तक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये लिमिटेशन लगाई गई है। या फिर दूसरे केस में $1 मिलियन, दूसरे केस में ये लिमिटेशन है। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस रीइंबर्समेंट की जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है उसके लिए कितनी लिमिटेशन लगाई गई है, $1 लाख और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की इन्वेस्टमेंट की जो 5% है दोनों में से जो हाई होगी वही मानी जाएगी। रिमेंटेंस फॉर परचेज एंड और यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क की यूज़ के लिए या फिर परचेज के लिए, ट्रेडमार्क के परचेज के लिए क्या रिमेंटेंस की कितनी लिमिटेशन लगाई गई है, कोई लिमिटेशन नहीं है, परमिटेड विदाउट आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई की अप्रूवल के बगैर भी ये परमिटेड है। नेक्स्ट है रिमेंटेंस फॉर ऑब्टेनिंग हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी से अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले जा रही है तो ये फ्रीली अलाउ है। रिमेंटेंस ऑफ रॉयल्टी एंड पेमेंट ऑफ लमसम फी अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट या फिर रॉयल्टी के लिए कोई लमसम पेमेंट की जा रही है तो ये भी फ्रीली अलाउ है गवर्नमेंट की अप्रूवल, आरबीआई की अप्रूवल के बगैर भी। 19 है इशू ऑफ एक्सचेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया व्हेन अ पर्सन हैज़ फॉलन इल आफ्टर प्रीसीडिंग अब्रॉड। अब्रॉड जाने के बाद अगर कोई पर्सन इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया करने के लिए कितनी लिमिटेशन लगाई गई है, $1 लाख लिमिट विदाउट कोई भी प्रॉब्लम के बगैर और टाइम वेस्ट किए बगैर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर ही ये प्रोवाइड की जाएगी। और स्मॉल वैल्यू रिमेंटेंसेस पर कितनी है, $25 इसकी लिमिटेशन लगाई गई, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। चलिए, ट्रांजेक्शन फॉर विच प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल ऑफ फॉरेन करेंसी के विड्रॉल के लिए कौन कौन सी केस पर, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड है, चलिए देखते हैं। कल्चरल टूर। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपॉन्डर डिस्पैच चार्जेस। इसमें क्या आते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो रहते हैं, टीवी चैनल्स, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड होती है अगर कोई ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में करनी हो तो। टीवी चैनल्स वालों को भी। रिमेंटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीआईबी क्लब मिनिस्ट्री की मेंबरशिप की रिमेंटेंस के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है फॉरेन करेंसी विड्रॉल के लिए। डिस्पैच बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू देयर एजेंट अब्रॉड। अगर अब्रॉड में कोई उनके एजेंट हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, तो उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड की ज़रूरत होती है, अप्रूवल की नीड की ज़रूरत होती है। एडवर्टाइजमेंट इन दी प्रिंट मीडिया ऑफ ए फॉरेन कंट्री फॉर एनी पर्पज़ अदर देन प्रमोटिंग टूरिज्म, इंटरनेशनल बिडिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवर $10,000 बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी प्रमोशन करना चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू फॉरेन कंट्री में, तो अपने टूरिज्म को प्रमोट करने या फिर इंटरनेशनल बिडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिडिंग करने के लिए, और वो $10,000 से ज़्यादा हो तो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्ट पेमेंट बाय दी पब्लिक सेक्टर
public sector unit or a department of the government basis for import only through sea transport. sea transport के थ्रू अगर इम्पोर्टेशन की पेमेंट करनी है पब्लिक सेक्टर यूनिट को तो भी, या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को तो भी क्या होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड होगी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, शिपमेंट ऑफ शिप। शिप की जो शिपमेंट यानी कि शिप की जो अमाउंट होती है, फीस होती है जो पेमेंट करनी पड़ती है, उसकी भी जो रहती है वो भी अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। रिमेंटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन फी इन एक्सचेंज ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब बाय DGS। DGS मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो जो गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ की गई है DGS की जो प्रेस्क्राइब रेट है उससे अगर ज़्यादा हो गई, कंटेनर डिटेंशन फ़ी मतलब क्या है, कंटेनर जो शिप रहती है वेसल शिप, उसकी जो खड़ी करने की चार्ज है शिप को कहीं पे, जो पार्किंग करने की चार्ज है उसे ही कहते हैं। तो वो जो DGS के द्वारा जो परमिट की गई है उस रेट से अगर ज़्यादा होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड की अप्रूवल होगी। Remittance of prize money, sponsorship of any sporting activity outside India by anyone other than national, international, state level sports body if the prize money sponsorship amount exceed $1 lakh। अगर $1 lakh US डॉलर से अगर ज़्यादा हो गई प्राइज मनी या फिर स्पॉन्सरशिप मनी, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप जीती हुई मनी है कहीं पे बाहर, आउटसाइड इंडिया के बाहर है इंडिया के, तो क्या होगी, गवर्नमेंट की नीड की अप्रूवल होगी फॉरेन करेंसी विड्रॉल के लिए। तो यहीं पे ये क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी दोनों के बीच की डिफरेंस, फेमा और फेरा के बीच की डिफरेंस को भी क्लियर आउट करूँगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।